नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। खबर पलामू से, जहां हर्ष फायरिंग में ठेकेदार और कारोबारी अरविंद कुमार सिंह को गोली लग गई है। वे गढ़वा के भवनाथपुर में शादी समारोह में शामिल होने आए थे। इसी दौरान हर्ष फायरिंग में उन्हें गोली लगी। आनंद फानंद में अज्ञात लोगों ने उन्हें मेदिनीनगर एमएमसीएच में पहुंचाया और वहीं छोड़कर फरार हो गए। यहां जांच के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक अरविंद कुमार सिंह पूर्व मंत्री संकटेश्वर सिंह के रिश्तेदार हैं और गढ़वा में भवनाथपुर के गोविंद सिंह के यहां बारात में आए थे। उन्हें दोनों पैरों में जांघ में गोली लगी थी। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अस्पताल में कोई लाके छोड़ के गया, बाकी जानकारी नहीं है। आप लोग कैसे घटना की जानकारी मिली? कहीं से इनके कहीं से खबर हुआ होगा तो खबर आया कि जाके अस्पताल में पता करो क्या है। आए तो देखिए जो साथ में बारात गए थे, क्या वो उसमें से कोई है क्या? नहीं, कोई नहीं। मतलब आप लोग सोचना सीधे अस्पताल में आए, अस्पताल में सारा लोग उसके बाद आप घर से बोल के निकले। खबर धनबाद से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। तो धनबाद से सड़क हादसे की खबर आ रही है और हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, साथ ही 5 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों में 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसा जीटी रोड पर राजगंज के पास चाली बंगले में हुआ है। यहां टाटा क्रूज गाड़ी की अनियंत्रित होने के बाद ट्रेलर से टक्कर हुई। घायलों को राजगंज थाने की पुलिस ने एसएनएमसीएच में भर्ती कराया। हादसे के शिकार गाड़ी में कुल 9 लोग सवार थे। हादसे के शिकार लोग पाकुड़ और पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के रहने वाले हैं। खबर रांची से, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई जबकि 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा नामकुम थाना क्षेत्र के चाचा रोड में जामचुआ के पास कार और ट्रक में भीषण टक्कर के कारण हुआ। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 1 व्यक्ति की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। कार में सवार सभी लोग जमशेदपुर के बताए जा रहे हैं। इधर सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। बड़ी खबर दुमका से, जहां दुमका में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि वो अपने पति के साथ बाजार से लौट रही थी, तभी उसके पति को बंधक बनाकर 17 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला की ओर से थाने में मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस एक्शन में है। डीआईजी और एसपी ने खुद थाने पहुंचकर मामले की जांच की। डीआईजी ने कहा कि एक आरोपी पीड़ित के गांव का ही है जिसे महिला भी पहचानती है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं पीड़ित का मेडिकल कराया गया है और रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दुमका के मुफस्सल थाना क्षेत्र में गैंगरेप की घटना को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। घटना के विरोध में और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने धरना दिया। पूर्व मंत्री लुईस मरांजी भी धरने में शामिल हुई। बीजेपी नेताओं ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। ग्रामीण आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 17 लोगों ने दुष्कर्म करने का काम किया है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। एक महिला होने के नाते हम उस महिला का दर्द या महिला समाज का दर्द को हम महसूस कर सकते हैं। जिस तरह से इस क्षेत्र में इस तरह की घटना बार बार हो रही है और प्रशासन जो है या सरकार इसमें जो है सचेत नहीं हो रही है और घटना जो है बढ़ती जा रही है, चाहे वो रामगढ़ की घटना हो, चाहे बरहेट की घटना हो, चाहे अभी जो है दिघी की घटना हो। बढ़ते आगे बता दें कि झारखंड में लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार और दुष्कर्म की घटना के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा ने 1 दिवसीय धरना दिया। रांची के मोरहाबादी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देते हुए महिला मोर्चा ने राज्य सरकार को महिला विरोधी करार दिया। बीजेपी महिला मोर्चा ने खूंटी और दुमका में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सुनवाई पूरी करने की मांग की है। तमाम घटनाओं के कारण हम लोग आज ये धरना पर हैं और अविलंब दुष्कर्म, दुमका वाली दुष्कर्म घटना के साथ जितने भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, तमाम दुष्कर्म की घटनाओं पर अविलंब
ये जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले। और दुष्कर्म घटना में, दुमका वाली दुष्कर्म घटना में तो हम लोग चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसका सुनवाई हो, ताकि पीड़िता को अविलंब उसको न्याय मिले। और ये एक उदाहरण बने कि भाई आप अगर करोगे तो आपके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट यहाँ पर खड़ा है, लेकिन ऐसा कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये तुरंत नहीं कार्रवाई करते हैं, उस पर नहीं कार्रवाई होता है, तो हम लोग भाई चूड़ी तो पहुंचाने जाएंगे ही हम लोग हेमंत सोरेन जी को। बढ़ते आगे, बताएं कि दुमका में गैंगरेप की घटना को कांग्रेस प्रवक्ता ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही कहा है कि सरकार इस घटना को लेकर गंभीर है और सभी आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की सुविधा बहाल की जा रही है ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके। सरकार इस बात को लेकर के काफ़ी गंभीर है। पुलिस प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं और हाल के दिनों में लगातार इस प्रकार की वारदातों में कमी करने के लिए महिला डेस्क की भी स्वीकृति सरकार के स्तर पर दी गई है। प्रत्येक थानों में महिला ऑफिसर का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है और कानून अपना काम करेगा। निश्चित रूप से अपराधियों को शिकंजों के पीछे डाला जाएगा। सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है और लगातार आप देखें कि जितनी भी वारदातें हुई हैं उनमें जो अपराधी पकड़े गए हैं उनको तुरंत स्पीडी ट्रायल के जरिए जेल भेजने का काम सरकार के स्तर पर हो रहा है और आगे भी सरकार इन विषयों को लेकर के पूरी तरह से गंभीर रहेगी। गोड्डा में बच्चों के निजी अस्पताल में आग से अफरा तफरी मची रही। शॉर्ट सर्किट से लगी आग के वक्त अस्पताल में 21 बच्चे भर्ती थे। अस्पताल प्रबंधन और स्थानीय लोगों की मदद से सबसे पहले बच्चों को बाहर निकाला गया और दूसरे निजी अस्पतालों में एम्बुलेंस के सहारे ले जाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम के मौके पर पहुंचने से आग पर काबू पाया जा सका। वहीं एक बड़ा हादसा भी होने से बचा, क्योंकि अगर आग अस्पताल में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर तक पहुंच जाती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। रेस्क्यू कर लिए गए हैं। अभी तो पूरी तरह से पता नहीं चल रहा, लग रहा है नॉर्मल में कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया था और कोई भी सारे बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है। कोई भी बच्चा एक्सपायर नहीं हुआ। जो जिस कंडीशन में था लगभग उसी में, कुछ को बर्न इंजरी हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 to 20% है और सारे को जो है अभी संजीवनी रंगो और सरल में शिफ्ट कर दिया गया है। टोटल 21 बच्चे थे। गोड्डा के निजी अस्पताल में आग से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने के बाद सिविल सर्जन अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने पर संतोष जताया। साथ ही उन्होंने अस्पताल के सुरक्षा मानकों का रिव्यू करने की बात भी कही। हम लोग देख रहे हैं इसको कि कहाँ चूक हुई है ना। शॉर्ट सर्किट से हुआ है तो कहा नहीं जा सकता। चूक की बात अब पूरी, इससे अब फायर ब्रिगेड वाले भी आए। अच्छी बात ये है कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होता तब ये बहुत बड़ी समस्या होती। मानवाधिकार को लेकर भले ही आम नागरिकों को संवैधानिक रूप से कई अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इसके प्रति सरकारी उदासीनता किस कदर है उसका उदाहरण झारखंड मानवाधिकार आयोग है, जहां अध्यक्ष से लेकर सचिव तक के पद खाली रहने के कारण प्रभार में है। झारखंड मानवाधिकार आयोग में न तो पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं और न ही सचिव और न ही केसों के अनुसंधान करने के लिए आईजी पुलिस। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में मानवाधिकार उल्लंघन के केसों की अधिक संख्या को देखते हुए 2011 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। शुरुआती दौर में आयोग ने कई अहम फैसले भी सुनाए, लेकिन 2017 के बाद से कर्मियों और अधिकारियों की कमी के कारण आयोग का कामकाज बाधित होता चला गया। मानवाधिकार का मतलब है मानव के अधिकार, यानी नागरिकों के अधिकार की रक्षा होना या रक्षा करना। हमारे यहाँ संवैधानिक प्रावधानों के तहत प्रत्येक राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था ताकि हमारे जो भी फंडामेंटल राइट हैं, अधिकार हैं, उनकी रक्षा की जा सके। जहाँ तक झारखंड का बात है तो हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से यह पद रिक्त है और यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अभी वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आयोग तो नाम मात्र का आयोग रह गया है। लोग नौकरी कर रहे हैं, पब्लिक का कुछ काम तो हो नहीं रहा है और सरकार का भी उस पर कोई ध्यान नहीं है। कम से कम हेमंत जी धरती पुत्र हैं, यंग हैं, तो उनको जो है राज्य के हित में ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को जो है जिंदा रखना चाहिए और सक्रिय करना चाहिए।
आज ह्यूमन राइट्स डे है, मगर झारखंड में इस महत्वपूर्ण कानून का क्या हस्र है उससे आपको अवगत कराना चाहूँगा कि ये झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का दफ्तर है। यहाँ न तो फुल फ्लेज अध्यक्ष हैं और न ही कोई आयोग में सदस्य हैं। बात यदि सचिव की करें तो सचिव 3 विभागों में कार्यरत हैं। यहाँ पे वो डिप्यूटेशन में काम कर रहे हैं। इससे निचले स्तर के अधिकारी की यदि बात करें तो अवर सचिव रैंक के अधिकारी 2 से 3 विभागों में काम कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर डिप्यूटेशन में ही काम कर रहे हैं। ऐसे में आयोग में करीब 2500 केस लंबित हैं और लोगों की जो कठिनाइयाँ हो रही हैं, खास करके ऐसे केसेस जो पुलिस प्रताड़ना से जुड़े हुए मामले हैं या विभिन्न विभागों के मैटर्स हैं, उसको लेकर के लोग यहाँ दौड़ते रहे हैं और आयोग में अधिकारियों और कर्मियों के कमी के कारण से उनका सुलह यानी कि उन्हें अधिकार जो राइट्स जो मिले हुए हैं उसके तहत उन्हें समय पर नहीं मिल रहा है। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। दुमका से बुधवार को गिरफ्तारी के बाद पूर्व मंत्री हरि नारायण राय और उनकी पत्नी को आज रांची स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद दंपति को जेल भेजा गया। अब हरि नारायण राय को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें न्याय मिलेगा। बता दें कि साल 2016 में सीबीआई विशेष कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हरि नारायण राय, उनकी पत्नी और उनके भाई संजय राय को 5-5 साल की सजा सुनाई थी। वहीं 2017 में पीएमएलए कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सभी को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। तो हम लोग यहाँ से कहाँ भाग के जाएंगे, हम लोग को तो झारखंड में ही रहना है। लेकिन कुछ हमारे साथ कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ पेपर ऊपर मेरा नहीं निकला था हाईकोर्ट से। आदेश के अनुपालन में उनको गिरफ्तार किया गया। दूसरी बात है कि सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन किया है और कन्विक्ट जो है उनको संवैधानिक अधिकार है अपने हाईकोर्ट के आदेश के चुनौती देने का, और उस संवैधानिक प्रावधान के तहत वो अपना मुकदमे की अपील की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिनों के दौरे पर झारखंड पहुंचने वाले हैं। 3 जनवरी को जेपी नड्डा झारखंड पहुंचेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा का ये पहला झारखंड दौरा होगा। अपने दौरे के दौरान जेपी नड्डा प्रदेश बीजेपी के कई विंग कार्यकर्ता नेताओं से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान प्रदेश में बीजेपी को और मजबूत बनाने के लिए जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को कई टास्क भी देंगे। वहीं जेपी नड्डा के दौरे को सफल बनाने के लिए प्रदेश बीजेपी के नेता कार्यकर्ता अभी से रेस हैं। सांगठनिक रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश के प्रवास पे निकले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी 3 दिवसीय रांची के जो दौरे का कार्यक्रम है उसमें वो प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ, जितने हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं उनके साथ, मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। अलग अलग विभागों में देखेंगे कि किस तरीके से कार्य पद्धति चल रही है। प्रदेश नेतृत्व के द्वारा युवा मोर्चा का जो भी कार्य उस बैठक के निमित्त, उनके प्रवास के निमित्त सौंपा जाएगा। हम सारे लोग पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उस प्रोग्राम को सफल बनाने में जी जान से जुटेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम आवास पर आम लोगों से मुलाकात की। कई जिलों से आए लोगों ने अपनी समस्या मुख्यमंत्री के सामने रखी, जिस पर हेमंत सोरेन ने मामले पर कार्रवाई का भरोसा दिया। गुमला डीसी के निर्देश के बाद धान क्रय केंद्र खोले जा रहे हैं। इसी के तहत भड़नों में सीसई विधायक ने धान क्रय केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने का है। पेंशन मिली हर महीने 1000 रुपया हर सप्ताह, चाहे आप लोग 2 दिन बुलाओ, पंचायत दौरा का तैयारी हम कर रहे हैं। तभी हम कुछ दुख सुख को जान सकेंगे, आप लोग से बांटेंगे, अफसर लोग से बात करेंगे। हर जगह हम जाके आप लोग का काम करके धीरे धीरे से हम लोग उससे निकालने का, कोरोना काल से आस्ते आस्ते इसी में जीना है, आगे बढ़ना है, ऐसा मेरा सोच। भरनो प्रखंड में धान क्रय केंद्र का जो खुला है लेम्पस में, ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है और इससे किसानों को फायदा होगा।
पलामू में बिजली विभाग की लापरवाही से ग्रामीण दहशत के साए में रहने को मजबूर हैं। यहां मोहम्मदगंज प्रखंड के राजंडी टोला गांव में जमीन से महज 7 फीट ऊपर से 33,000 केवी का बिजली का तार लटक रहा है। वहीं खेतों में भी काफी नीचे और घरों की छत के पास से होकर ये तार गुजर रहा है। इससे आए दिन हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत बिजली विभाग से भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। के करीब पर लाइन है और इसके लिए हम लोग अपना आलू या रहर है, गेहूं है, चना है, तोरिहन चीज है, हम लोग कर नहीं सकते हैं। 10 गांव का आवागमन यहाँ से लेकर के माहौर तक आदमी आते जाते हैं यहाँ तक, और किसी को कोई बिजली विभाग का कोई इसमें असर नहीं है। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को ट्रेनिंग देकर कई तरह की बीमारियों की सर्जरी की इजाजत देने के विरोध में आईएमए ने 11 दिसंबर को कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। राज्य के सभी सरकारी गैर सरकारी डॉक्टर 12 घंटे तक का कार्य बहिष्कार करेंगे। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार है। इस दौरान ओपीडी भी नहीं चलेगी। दरअसल एलोपैथिक डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर को सर्जरी की इजाजत देने से नाराज हैं। में और खास करके झारखंड में भी इंक्लूडिंग जितने हमारे एलोपैथिक चिकित्सक हैं वो ओपीडीज बंद रखेंगे, केवल इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। और इसका कारण यही है कि जो हमारे इसमें मिक्सोपैथी इसको हम लोग नामकरण किए हैं, जिसमें कि आयुर्वेद वाले भी जो चिकित्सक हैं उनको सर्जिकल इंटरवेंशन या सर्जरी से रिलेटेड जो भी है ये उनको अधिकार दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। कमी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी तरीका से किसी भी आदमी को ट्रेन कर दीजिए। किसी भी विशेषज्ञता के लिए एक लंबी अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, उसका पढ़ाई दिया जाता है। हॉस्पिटल में काम करते हैं, सर्जरी का MBBS करने के बाद 3 साल का एक फिक्स ड्यूरेशन का कोर्स होता है, उसके बाद उसको मास्टर डिग्री मिलता है। उसके बाद भी लोग अस्पताल में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तब एक ऑपरेशन करने के लिए सक्षम होते हैं। आरक्षी बहाली के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे सफल अभ्यर्थियों ने आज से आमरण अनशन शुरू कर दिया। मोराबादी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के समक्ष अनशन पर बैठे ये छात्र झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 2015 में आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे। पीटी और मुख्य परीक्षा में सफल होने के बाद इनकी फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी कराई गई। उसके बाद JSSC ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, लेकिन मेरिट लिस्ट अब तक जारी नहीं होने के कारण ये सफल अभ्यर्थी आज भी रिजल्ट की परीक्षा में, जी हां, रिजल्ट के इंतजार में बैठे हुए हैं। वर्तमान सरकार जो मुखिया हमारे हैं हेमंत भैया, इनको बताना चाहते हैं कि हम लोग पिछले 10 दिन से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन इनकी बेरुखी ने हमारा दिल को एकदम झकझोर दिया है, तोड़ दिया है। हम लोग पिछले 8 दिन तक बैठे रहे, धरना प्रदर्शन किए। इस बीच हमारे खाने पीने की सामग्री खत्म हो गई। हम लोगों ने भिक्षाटन भी किया, रोड पे भिक्षाटन किया। उससे जो हम लोग को राशि आया उससे हम लोग 2 दिन का और खाना खाएं, लेकिन अब हम लोग के पास कुछ खाने पीने को नहीं है, आप देख सकते हैं। इसलिए हम लोग आमरण अनशन भूख हड़ताल पे बैठने का निश्चय किया। हम सभी अभ्यर्थियों का यह मांग है कि हम लोग कि समेकित मेधा सूची जारी करवाई जाए और हमारी नियुक्ति कराई जाए। सर हम लोग सरकार से कितना मन्नतें किए, कितना बेनती किए सर, लेकिन सरकार के कान अभी तक उनका खड़ा नहीं हुआ सर। और लास्ट में हम लोग कोई ऑप्शन नहीं बचा, जिसके कारण हम लोग सर भूख हड़ताल में बैठ गए हैं सर। और मेरा अभी सर स्थिति इतना ख़राब हो गया है सर, ठंड लग गया है, ऊपर से सर मेरा माथा में चक्कर भी आने लगा है सर। लेकिन किसी प्रकार से सर कोई भी सरकार का नुमाइंदा हम लोग पास न मिलने आया। हजारीबाग में बरही अनुमंडल के सुदूरवर्ती इलाके बुंडू में लाखों रुपए की लागत से बना स्वास्थ्य उपकेंद्र हाथी का दांत साबित हो रहा है। जिस अस्पताल में उद्घाटन का शिलापट लगना चाहिए था, आज वहां ग्रामीण अपने पूर्वजों की याद में स्मृति पट लगा रहे हैं। वहीं जनप्रतिनिधि इसे गलत मानते हैं। हालांकि उनका कहना है कि अस्पताल के चालू होने के बाद लोग इसे हटा लेंगे। हालांकि इसके चालू करने की गुहार अब तक अनसुनी है। इधर बरही विधायक ने पूर्व की सरकार पर निशाना साधा, साथ ही जल्द ही ऐसे भवनों का उद्घाटन कराकर चालू कराने का भरोसा दिया। कई बार विभाग को हमने इससे
भवन निर्माण चालू नहीं होने के कारण ग्रामीणों का नाराजगी है, जिसके कारण से ये लगाया गया है। हम ग्रामीण लोग से भी बात किए हैं कि इसको चालू होने के बाद तुरंत इसको शिलापट को हटा दिया जाएगा। सरकार के द्वारा 25 लाख लागत से भवन निर्माण बनाया गया है, अभी तक चालू नहीं हो पाया है। और यहाँ पर जो स्वास्थ्य उपकेंद्र चालू होना चाहिए और ग्रामीण लोग को लाभ होना चाहिए, सो नहीं मिल पा रहा है। वहाँ आज तक भी स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं हुआ। स्मृति यानी कि लगा रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है। अब किनका स्मृति पट लग रहा है ये जानकारी हमको नहीं है, लेकिन आपके द्वारा जानकारी मिल रहा है तो हम इसको निश्चित तौर पे उसको संज्ञान में लेंगे और अस्पताल में स्मृति प्लेट ना लगे और उसको हम लोग चालू कराने का काम करेंगे। पाकुड़ में महेशपुर प्रखंड के ग्रामीण श्रमदान कर पगला नदी पर कच्चा बांध बना रहे हैं ताकि रबी फसल में पटवन कर सके। महेशपुर प्रखंड के अभुआ गांव में ग्रामीणों को हर साल श्रमदान कर बांध बनाना पड़ता है ताकि खेतों को पानी मिल सके। ग्रामीणों ने यहां पक्का बांध बांधने के लिए प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों को कई बार आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नदी बांध रहे हैं हम लोग और नदी बांध के हम लोग खेती करते हैं। बहुत सारा गेहूं, सरसों, टमाटर, सारा चीज़ हम लोग खेती करते हैं। और हम लोग को लिए देखिए नदी ऐसे पानी जा रहा है, हम लोग बांध रहे हैं अपना खा के और कोई सरकार हम लोग ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। एक अच्छी खबर बोकारो से। आधुनिक तकनीक से शिकायत संबंधी आवेदन लेने वाला पहला निकाय चास नगर निगम होने जा रहा है। इसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और अगले सप्ताह से यह कार्य करने लगेगा। निगम की ओर से स्कैनिंग फैसिलिटी सहित अन्य तकनीकी सुविधाओं से लैस नई मशीन डिजिटल कंप्लेंट डेस्क के नाम से लगाए जाने की कवायद शुरू कर दी गई। अब चास नगर निगम में रहने वाले लोग डिजिटल कंप्लेंट बॉक्स के जरिए चंद मिनटों में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और शिकायत के 48 घंटे के भीतर अधिकारी उसका निपटारा करेंगे। तैयार किया जा रहा है। उपायुक्त महोदय ने जो निर्देश दिया था वो करीब करीब तैयार हो गया है। उस ऐप के माध्यम से अब किसी को आवेदन नहीं देना होगा, उसकी फोटोग्राफी हो जाएगी और फोटोग्राफी होने के बाद उनका जो आवेदन होगा वो सीधे हमारे जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनके लॉगिन में वो चला जाएगा। तो प्रतिदिन 1 घंटे तक आवेदन प्राप्त करने का निर्धारित समय होगा कि एक विषय के आवेदन 1 घंटे में आएंगे ताकि उसको पूरे दिन हमारे जो पदाधिकारी उसको निष्पादित करें। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।